उम्मीदों का एक गुलिस्ता है, इसे सजाए रखना। जीवन उम्मीदों का एक गुलिस्ता है, इसे सजाए रखना। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। एक बात याद रखना, संघर्ष हमेशा जारी रखना और मेहनत कभी कम मत करना। ऐसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि एक दिन हमारी जीत निश्चित है, अपने हौसले को कभी पीछे मत होने देना। तब तक लड़ाई लड़ना जब तक उस मुकाम को हासिल न कर लेना। आइए जुड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में, या ये कह दें कि एक लम्हे में, जो बहुत दूर से चुरा के लाए हैं आपके लिए। एक अद्भुत नायाब पेशकश, हमेशा कोशिश हमारी होती कि आपको दें, और इसी अभिप्राय में आज फिर से कुछ नया है, कुछ स्पेशल है आपके लिए। और आप देख पा रहे होंगे कि महाद्वीप पार्ट 11 आपका स्वागत कर रहा है। महाद्वीपों का एपिसोड नंबर 11 है ये, और जहां आप अफ्रीका महाद्वीप से मुखातिब हो रहे हैं, वहां अफ्रीका महाद्वीप का ये दूसरा पहलू है। इसका पहला पार्ट देखना मत भूलिएगा। किसी भी महाद्वीप को, किसी भी तथ्य को, किसी भी चीज को बेहतर जानने के लिए हमें उसका क्रमबद्ध तरीका अपना लेना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बेहतर अभिप्राय है और सबसे बेहतर चीज है। देखिएगा जरा, महाद्वीप पार्ट 11 हमसे क्या क्या कहता है, क्या लाए हैं हम आपके लिए, और क्या जरूरी तथ्य है हमें यहां से समझने के लिए। मैंने आपसे कहा है कि व्हाइट बोर्ड पर सहजता से आपको इतनी चीजें बताऊंगा कि जो फिर आपके लिए बेहतर से बेहतर साबित होंगी। आइए जुड़िएगा पूरे मनोवेग से। हम सबसे पहले एक छोटे से फिगर की संरचना यानी फिगर बनाते हैं। पहला प्रयास हमारा ये होता है, देखिएगा हम लोग कोशिश कुछ इस तरीके से कर लें तो कुछ होने वाला विशेष दिक्कत नहीं आएगी हमारे साथ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। और अब लीजिएगा, ये एक अफ्रीका महाद्वीप का एक नमूना बन जाता है और इससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था। और जब ये काम आपका आसान होगा तो फिर आप बड़ी ही आसानी से तमाम ऐसे क्रियाकलाप का संपादन कर पाएंगे जो आपके लिए जरूरी बनता है और जरूरी होता है। जरूरी यह नहीं है कि मैं इस फिगर को मिटाऊंगा, जरूरी यह नहीं है कि ये फिगर एकदम सुटेबल है, जरूरी यह नहीं कि यथार्थ फिगर है, लेकिन इतना काम का है कि हमारे काम का हो जाएगा। बस हमें काम से काम निकालना है। इसी उद्देश्य में देखना, आज अफ्रीका महाद्वीप के सिलसिले में जहां हम लोग इनके तमाम देशों से अवगत हो चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां जान चुके हैं, तमाम पहले ही पार्ट में हमने इनके पृष्ठभूमि को समझा है, इनके आसपास की मौजूद जल संधियों को देखा है, ये किस प्लेट से अलग हुए, क्यों अलग हुए, इनके बीच में कौन सा सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, बीच में भूमध्य सागर है, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। यहाँ कौन सी खाड़ी थी, गिनी खाड़ी, जहाँ पर समय रेखा आकर के भूमध्य रेखा को काटती थी। ये हमारा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है, जनसंख्या के मामले में भी दूसरे नंबर पर है। इसे अंध महाद्वीप कहते हैं, इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, इसे आशा का महाद्वीप कहते हैं। ऐसे तमाम तथ्यों से रूबरू करा चुके हैं हम आपको एपिसोड फर्स्ट में। आज जो एपिसोड आपका सेकेंड है यानी अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट दूसरा है, इसमें आपके लिए क्या खास है, क्या विशेष है, इसके लिए आप हमसे बेहतर ढंग से जुड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगेगा। देखिएगा, अब हमारी कोशिश होगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ के प्रमुख पर्वतों की बात करेंगे। जी हाँ, पहले हम लोग पर्वत जानेंगे, पठार जानेंगे, मरुस्थल जानेंगे, इसके बाद यहाँ की झीलें और यहाँ की नदियों के बारे में विस्तार से बातें होंगी। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे प्रमुख पर्वतों की। तो इसी प्रमुख पर्वतों की सीरीज में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पर्वत को कुछ इस तरीके से मैं दर्शाना चाहता हूं और दर्शा भी रहा हूं। देखना, इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है माउंट एटलस। क्या कहते हैं? माउंट एटलस। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इस फिगर में इसलिए दर्शा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में यह चित्रांकन हो सके कि कहां हमने इन्हें देखा था। तो आपको लगेगा कि हाँ, एटलस को तो हमने अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर, देखना ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में देखा था। कभी कभार होता क्या है, एग्जामिनर महोदय ये बात कर लेते हैं, उसका लोकेशन जानना चाहते हैं, जहां वो देश का नाम ना पूछ करके हमें थोड़ा सा गुमराह करना चाहते हैं, और वो गुमराह हम हो भी जाते हैं क्योंकि हम रटके जाते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये हम रटके जाने वाले लोग हैं।
और इस वजह से हमारी गलती हमारे एग्जाम में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनसे हमें निजात पाने की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत के अभिप्राय में मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ना, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसे आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलिए जनाब, थोड़ा सा चेंजिंग लाइए, बेहतर काम करेंगे आप। देखिएगा, माउंट एटलस जो है ये कहाँ पड़ेगा, तो अभी मैंने नाम भी लिया, मोरक्को में। मोरक्को लिख भी रहा हूँ, देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया, और एक नाम मैं लिखूंगा ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया, यानी ये 3 महत्वपूर्ण देशों में फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? एटलस। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा प्रश्न ही नहीं किया, उन्होंने कहा एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर में। ऐसे 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं आपके सामने आई और आप अचंभित हो गए, क्योंकि आपने तो इन 3 देशों का नाम याद किया था जो फिलहाल आपके काम नहीं आए। इसलिए आपको जरूरी है पहलू को समझना। ये फिगर इसलिए आपके स्क्रीन पर डाला हूं जिससे आप इस बात को जान पाएं कि कौन से पर्वत का लंबसम लोकेशन कहाँ है। थोड़ी बहुत जानकारी, यथार्थ ना हो पाए लेकिन इतना तो जानेंगे, अच्छा उस किनारे आप थे, तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, और इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। माउंट एटलस की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो यहां देखिए लिख रहा हूं मैं, माउंट ट्यूबकल। माउंट ट्यूबकल ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लंबी पर्वतमाला एटलस की सर्वोच्च चोटी, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, केवल बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा तो मामले क्लियर होते रहेंगे। एटलस की सर्वोच्च चोटी, ना कि अफ्रीका की, एटलस की सर्वोच्च चोटी है माउंट ट्यूबकल, 4167 याद कर सकते हैं, 4167 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 4167 मीटर इस माउंट ट्यूबकल की ऊंचाई है। तो ये पेश कर रही एटलस के लिए। एटलस के दृष्टिकोण से इतनी बातें तो आपको बिल्कुल आरामदायक ढंग से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण पर्वत की। एक पर्वत आपको यहां मिलेगा जिसका नाम है लोमा। लोमा पर्वत, लोमा पर्वत मिलेगा आपको गिनी में, गिनी देश है, इसमें मिलेगा। इसी से आगे चल करके आप देखोगे तो एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा नाइजर। फिलहाल अभी नदी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो नाइजर नदी निकलेगी जिसे हम लोग पाम तेल की नदी या फिर तेल की नदी कह करके पुकारने वाले हैं। तो लोमा हो गई बात। लोमा के बाद कैमरून पर्वत की बात करूंगा मैं। यहां पर देखना एक कैमरून पर्वत होगा, कैमरून। और कैमरून पर्वत की खास बात क्या होगी, ये चीज जरा ध्यान दीजिए। कैमरून पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कैमरून पर्वत। कहाँ मिलेगा, तो देश का नाम भी बताइएगा, कैमरून में ही मिलेगा। इसकी सर्वोच्च चोटी भी क्या होगी, कैमरून ही होगी, नो डाउट। यहाँ कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। फिलहाल मेरे हिसाब से आप अवगत हो रहे हैं, बेहतरीन जानकारी के साथ रूबरू हैं। यहाँ देखिएगा एक देश आपको नीचे मिलेगा जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर भी आपको एक पर्वत मिलेगा, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ भी है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। कई बार आया ये ड्रेकन्सबर्ग, एक भ्रंशोत पर्वत है ये ड्रेकन्सबर्ग। और भ्रंशोत से याद आया, हम लोग इसे बलित पर्वत कहेंगे। जैसे आपका हिमालय है नवीन बलित पर्वत, वैसे हमारा एटलस जो पर्वत है यह भी नवीन बलित पर्वत का एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए आप इस बात से भी अवगत रहें, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ये बात करते रहते हैं कि कौन सा नवीन बलित है और कौन सा ज्वालामुखी का है और कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का, कौन सा मृत ज्वालामुखी का है। ऐसे प्रश्नों से मुखातिब होते रहते हैं, इसलिए हम लोग इनकी पूरी जानकारी से अवगत होना चाहिए हमें, फिर हम काम कर पाएंगे बेहतर। देखिए, तो ड्रेकन्सबर्ग जिस पर्वत की बात अभी हमने फिलहाल की है, ड्रेकन्सबर्ग ये जो पर्वत है, इस पर्वत के साथ साथ आप ये याद कर पाएंगे कि कौन से पर्वत की रूपरेखा कहाँ है, कौन सा पर्वत हमें कहाँ मिलेगा। ये वही पर्वत है जिससे बाद में ऑरेंज नदी निकलेगी।
ऑरेंज नदी, ये वही पर्वत है जो मकर रेखा के आसपास पाया जाएगा। ये वही कैमरून पर्वत है जिसके नीचे से विषुवत रेखा जाएगी। जिसके नीचे से कौन सी रेखा जाएगी? विषुवत रेखा जाएगी। ये वही कैमरून पर्वत है। देखिएगा, इस कैमरून पर्वत के बाद इधर चले आएंगे तो यहाँ एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है एलग। एलग पर्वत कौन से देश में मिलेगा? तो एलग में मिलेगा। एलग पर्वत एलग में। एक और पर्वत महत्वपूर्ण आप यहां से याद कर पाएंगे, केन्या। केन्या पर्वत, माउंट केन्या जिसे कह सकते हैं आप, इसे लिख करके आएगा माउंट केन्या। माउंट केन्या जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी। ये चीज माउंट केन्या जो है सर्वोच्च चोटी है। ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भी आप नोट कर सकते हैं, माउंट केन्या के नीचे अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका माउंट केन्या होगा। केन्या पर्वत है और कहाँ मिलेगा? ये केन्या में। फिलहाल जिन देशों में बहुत कुछ अलग से नहीं करना है, इसलिए मैं उसको केवल लिख रहा हूं और आप इसे विशेष ढंग से सुनने का प्रयास करें, यानी विशेष ध्यान दें, और जिससे आपका ये मामला क्लियर हो पाए और रहे भी। एलग पर्वत एलग में मिला, केन्या पर्वत केन्या में मिला। फिलहाल कोई अन्य देश शामिल नहीं है, तो फिर किसी अन्य देश का नामकरण भी हम नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, एक महत्वपूर्ण पर्वत यहां आपको मिलेगा, मैं जिसकी जिक्र करना चाहता था फिलहाल आपसे, किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत है, किस देश में पड़ेगा? तंजानिया में। तंजानिया में। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम भी क्या होगा? किलिमंजारो। किलिमंजारो ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। ये चीज 52-58 मीटर ऊंची किलिमंजारो पर्वत, तंजानिया देश। चोटी का नाम किलिमंजारो। किलिमंजारो की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो। रोबोट मूवी आपने देखा होगा, ना देखा होगा तो सुना होगा, वो भी नहीं सुना है तो गाना सुना होगा, लड़की पर्वत की यारो किलिमंजारो। किलिमंजारो लड़की पर्वत की यारो, इस गाने को आप सर्च करेंगे, रोबोट मूवी का गाना है, और आप यहाँ देखेंगे उस किलिमंजारो पर्वत का दृश्य आपको दिखाया गया है। ये एक मृत ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। ये चीज मृत ज्वालामुखी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का आकलन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है जब हम किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए सारी बातों को ध्यान दीजिएगा, सबको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक यहां पर्वत आपको मिलेगा रावणजारो। रावणजारो, रावणजारो ये पर्वत है, और ये कहां मिलेगा? युगांडा में। युगांडा देश है, इसमें रावणजारो पर्वत है, और इस पर्वत को टालमी ने चांद का पर्वत कहा था। टालमी ने क्या कहा था? इसे चांद का पर्वत कहा था। विशेष फैक्ट है ये, स्टार बातें हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रावणजारो पर्वत को टालमी जी ने क्या कहा था? चांद का पर्वत कहा था। विशेष पेशकश जारी है आपके लिए। देखिएगा, यहां जो एटलस मैंने लिखा है, यहां पर एक जनजाति आपको मिलेगी, बर्बर जनजाति। इसके आसपास एक जनजाति आपको निवास करती मिलेगी जिसका नाम है बर्बर जनजाति। और इसके रहने के कारण कभी भी एग्जामिनर आपसे कह दे कि बर्बर देश किसे कहेंगे, तो क्या दिक्कत है? अब तो मेरे हिसाब से आप समझ गए बर्बर जनजाति कहाँ रहती है? एटलस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में। एटलस पर्वत 3 देशों में फैला है, तो बर्बर देश कौन से कहलाएंगे? यही तीनों देश तो कहलाएंगे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इन सभी देशों को हम लोग बर्बर देश की श्रेणी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पठारों की। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल आप समझिएगा और आप उतना समझ सकते हैं। एक पठार यहाँ आपको मिलेगा जिसका नाम है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार ये किस देश में मिलेगा? तो आप कह सकते हैं सर ये कांगो गणराज्य में मिलेगा। कांगो गणराज्य में मिलेगा। किसके लिए फेमस होगा? तो तांबे के लिए फेमस है ये।
कटंगा का जो पठार है ये तांबे के लिए फेमस है। किस देश में मिल रहा है? तो कांगो गणराज्य में मिल रहा है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलेंगी, आगे चल करके आप देखेंगे। इसी कटंगा के पठार से आपको एक नदी निकलती दिखाई देगी जिसका नाम होगा कांगो, जिसका नाम होगा जायरे। कांगो या जायरे एक ही नदी का नाम है, और वो नदी जाकर के भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। कितनी बार पूछा गया ये प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय ने आपसे पूछ रखा है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितना बेहतर जवाब हमारे पास होगा कि कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसी से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है जाम्बेजी नदी, जिस पर आगे चल करके बांध बनेगा करीबा। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनेगा। इसी जाम्बेजी नदी पर एक विक्टोरिया जलप्रपात होगा, विक्टोरिया फॉल होगा, विक्टोरिया झरना जिसे कह सकते हैं होगा। इन सारी बातों की जानकारी आगे मिलेगी। फिलहाल आपकी जानकारी को रोचक करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग रख रहे हैं। हम चाहते तो यही नदी की भी बात करते, हम चाहते जैसे मौखिक कर रहे हैं वैसे लिखित में आते, लेकिन ऐसा नहीं करने का मतलब क्या है? ऐसा इसलिए कि हम किसी जल्दबाजी में नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम पहले इन्हें समझेंगे। हमारा दायित्व है कि हमारे मन मस्तिष्क में पहले सारी लोकेशन मिल जाए, फिर नदी जब निकालोगे ना तो जान जाएंगे। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ऑरेंज नदी निकलती है, हमारी रूपरेखा हमारे सामने आ जाएगी। हम फिलहाल दावे के साथ कह सकते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पड़ेगा, तो पक्की बात है ऑरेंज नदी भी दक्षिणी अफ्रीका में ही हमें बहती हुई मिलेगी। आसानी से याद कर पाएंगे, आसानी से चीज़ों को जान पाएंगे। तो ये रहा, एक मोटा मोटा लोकेशन चल रहा है। तो कांगो गणराज्य में कटंगा का पठार आपको मिलेगा, तांबे के लिए फेमस होगा। देखिएगा, एक पठार आप और याद कर लीजिएगा, 1-2 पठार। एक है बाई का पठार। बाई का पठार ये आपको मिलेगा किस देश में? अंगोला देश में। बाई का पठार अंगोला में। जास का पठार नाइजीरिया में। वही नाइजीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वही नाइजीरिया, इसमें आपको एक जास का पठार मिलेगा, यहाँ एक बाई का पठार मिला है, यहाँ एक कटंगा का पठार मिला है। फिलहाल आगे भी हम लोग इससे ज़्यादा किसी अन्य तथ्य पर बात करने वाले हैं नहीं। तो जितने महत्वपूर्ण पर्वत थे, जितने महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं होनी चाहिए थी, उन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और जितने महत्वपूर्ण 1 से 2, 3 जो पठार होने चाहिए थे, उन पर भी हमारी चर्चा आपके सामने हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के ना कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसा महाद्वीप जो दुनिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है, जो सबसे गर्म है, जहां काले काले लोग आपको मिलेंगे, जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजर जाती हैं। ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। अद्भुत पेशकश है। ऐसा महाद्वीप है जहां घने वनों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, जहां बरसात की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, जहां धूप की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी किसी अन्य महाद्वीप से। यह महाद्वीप भौगोलिक क्षेत्र में तो बहुत आगे है, लेकिन जानकारी के मामले में ये कह दें कि सामाजिकता के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। इसलिए हम लोग इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे गरीब महाद्वीप को श्रेणी में अगर बात आए तो यही आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी पीछे है ये, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बहुत ही खास पेशकश है ये, और इसे अगर बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है तो सबसे पहला माइंड सेट ये किया करो आप लोग कि हम ऐसे सफ़र पे हैं, हम अफ्रीका महाद्वीप की कहानी समझ रहे हैं। जैसे हमें इतिहास बेहतर लगता है, वैसे हमें यह भी बेहतर लगेगा। फिर जब हम इसे किसी कहानी की तरह लेना चाहेंगे तब देखिएगा। फिलहाल अफ्रीका महाद्वीप जाना चाहते हैं हम लोग, और इसी महाद्वीप से फिर से एक छोटा सा ऐसे ही नमूना आपके सामने पेश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आसानी से इसका काम। अब की बार और छोटा बना है हमने इसे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बनना चाहिए बस फिलहाल किसी तरीके से। अच्छा, इस पर तो हमने चर्चा की ही नहीं एक भी बार, और ये बार बार बनाते रहे और आपको हमेशा दिक्कत आती रही होगी। इसे कहते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग है ये। हार्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग किसे कहते हैं? तो इस हिस्से को, ये अफ्रीका का सींग है। सींग जैसा है ना ये, तो अफ्रीका का सींग इसे कहते हैं, इसलिए इसे हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं इसको भी नोट कर सकते हैं हम लोग। इसमें आपका सोमालिया आएगा, सोमालिया आएगा, इथियोपिया आएगा, इथियोपिया, और इसमें एक देश और आएगा जिसका नाम है जिबूती। इन तीनों देशों को मिला जुला करके क्या कहा जाता है?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखा जाएगा, ये पशुपालन के लिए फेमस है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे हम कह रहे हैं, ये किसके लिए जानी जाती है? तो पशुपालन के लिए काफ़ी अग्रणी है, या हम कहते हैं कि ये पशुपालन के लिए जानी जाती है, विशेष है ये। और आप जरा ध्यान दें, अभी फिलहाल हम लोग नाइजर देश की बात पहले ही पार्ट में कर चुके थे। ये नाइजर देश था और जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक थी। नाइजीरिया जिसे कहते हैं, जनसंख्या सर्वाधिक थी। नाइजीरिया में जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। और यहाँ पर दो जनजातियाँ हैं, एक का नाम है हाउसा और एक जनजाति का नाम है फुलानी। हाउसा और फुलानी ये दोनों क्या हैं? जनजाति हैं। याद रख पाएंगे आप इसे, हाउसा फुलानी ये दोनों क्या हैं? जनजातियां हैं। ये ऊपर वाली जनजाति कृषक है और ये जो फुलानी है ये पशुपालक है, पशुपालक है, नो डाउट। इसी बात से हमें याद आया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ लोग रहते हैं जो पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। पशुपालन इनका प्रमुख आर्थिक हथियार है, पशुपालन का प्रमुख धंधा है, रोजगार है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसी दृष्टिकोण में हम लोग नाइजर देश के पास जाते हैं, नाइजीरिया के पास जाते हैं, जिसके पास सर्वाधिक जनसंख्या है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक का नाम हाउसा और दूसरे का नाम फुलानी। हाउसा कृषक है और फुलानी जो कि है पशुपालक जनजाति की श्रेणी में आता है। क्लियर है ना? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ी सी चर्चा आपको अलग से मैं दे रहा हूँ, अलग तरीके से। आप जरा ध्यान दें, हम लोग फिलहाल अब पर्वत को जान चुके हैं, पठारों को जान चुके हैं। अब हमारा दृष्टिकोण किसी अन्य जगह है जिसको हम कहेंगे मरुस्थल। लीजिएगा, तो हम अब प्रमुख मरुस्थलों की बात करेंगे। यानी ये सीरीज आपको बहुत कुछ दे रही है अलग से। प्रमुख मरुस्थल, हमने पठार पर्वत जान लिया है और एक दो महत्वपूर्ण चीज़ों का ऐसे ही साथ साथ आकलन भी कर रहे हैं। प्रमुख मरुस्थल का मतलब सारे मरुस्थलों की जानकारी जरूरी नहीं है, कुछ खास मरुस्थल होते हैं, कुछ जरूरी मरुस्थल होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसी दृष्टिकोण में देखिएगा, मैं एक मरुस्थल आपको कुछ इस तरीके से बना के दे रहा हूं ऐसे। ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, इसे हम लोग कहेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल लीजिए, पेश है आपके सामने सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, आपके भारत का 2 गुना। ऐसे ही एहसास कर पाओगे, भारत का 2 गुना है ये, यानी आपके भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। केवल कौन? सहारा मरुस्थल। इसका मतलब जितने में हम लोग रह रहे हैं और जितने में हमारी खींचातान ये बनी हुई लड़ाई बनी हुई है, इस उद्देश्य से अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप से ये रिक्वेस्ट करें या ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करें कि काश हमें यही मरुस्थल ही मिल जाए, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कुछ लोग वहाँ जा करके कवर करें, वहाँ रहें, यहाँ कुछ खालीपन आए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई हमारे देश में। लेकिन आप ही नहीं, कुछ लोग और चले जाते रहने। सारा मरुस्थल यूं ही वीरान नहीं पड़ा है। जानते हो क्यों वीरान पड़ा है? यहाँ आपके रहने लायक उचित स्थान है नहीं, बस आप पर्यटन के रूप में, एक पर्यटक के रूप में देखने, टहलने, घूमने जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। सहारा मरुस्थल पूरी तरीके से रेगिस्तान है। मरुस्थल का मतलब समझना, मरुस्थल का मतलब मैं एक सीधी परिभाषा आपको देता हूं, गांठ बांध के रखना, इसे हमेशा काम आएगी। ऐसा क्षेत्र जहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती हो। वाष्पोत्सर्जन तो समझ रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन, जहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है और जहां बारिश की मात्रा कम होती है, वर्षा कम लेकिन वाष्प का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, ऐसे क्षेत्र कभी ना कभी मरुस्थल का रूप धारण कर लेते हैं। इसी श्रेणी में हमारा ये सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा मरुस्थल है, जहां कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। हाँ, जनजातियां निवास कर लेती हैं। तेगुआर एक जनजाति है और एक बद्दू जनजाति है, काफी फेमस रही है, इनको भी याद कर सकते हैं आप। बद्दू जनजाति कहाँ रहती है? बद्दू जनजाति आपकी मिलेगी सहारा मरुस्थल में। तेगुआर जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? सहारा मरुस्थल में। ये कुछ जनजातियां हैं जिनके लिए आपके समाज का बनाया हुआ कूलर नहीं चाहिए, इन्हें एसी की आवश्यकता नहीं है, ये गर्म वातावरण में पलने वाले हैं, वहीं अपना जीवन काट देते हैं, इन्हें
पता है कि नेचर ऐसे ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इतने डेवलप संसार में, इतनी महत्वाकांक्षा भरी दुनिया में, जहाँ हम लोग बार बार ये चाहते हैं कि कुछ और कर जाएं, कुछ और कर जाएं, जहाँ आपकी इच्छाएं कभी मरती नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है। इन्होंने अपने आप पर बस कर लिया है। इन्हें पता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा यही जीवन है, मैं नेचर की गोद में खेलने आया हूँ और यहीं खेल कर चला जाऊँगा। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग रहते हैं। सोचो जरा, बगैर किसी कपड़े के, थोड़े बहुत कपड़े के साथ, और बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी में। भीषण गर्मी का मतलब सुनना चाहते हो? 57 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है दिनों में। कितना? 57 जी, झेल नहीं पाओगे आप। 57 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा कब? दिनों में। झेल पाओगे क्या इसे आप? बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है, मुश्किल है। आप 37, 38, 40, 42 तक जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाती है। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गर्मी का माहौल चल रहा है फिलहाल, मौसम 2-3 दिनों से काफ़ी सुहावना है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतनी बात आप समझ सकते हैं, गर्मी आप कितनी सीमा तक बर्दाश्त कर पाते हैं, बहुत लंबा नहीं। आपकी हालत खराब हो जाती है। आप इसलिए अपने घरों में एसी, कूलर, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से लैस होते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इनके पास ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी देखना कितने कठोर हैं और कितने कठोर लोग हैं ये, जो ऐसी जगहों पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। बस ठान लिया जाए तो सब संभव हो सकता है, कुछ भी नहीं असंभव जग में। तो ये लोग असंभव नहीं है, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। देखना, रात का तापमान बता दें, रात का तापमान 0 से माइनस में भी जाता है। अद्भुत है। दिन में इतनी ज्यादा गर्मी, रात में इतनी ज्यादा ठंडक, कौन झेलेगा भला? जानवर झेलते हैं, ऊंट झेलता है, कुछ विशेष प्रकार के सर्प झेल लेते हैं, वही लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर पाते हैं। हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। टहलने का इरादा हो तो आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का 2 गुना है। बद्दू जनजाति है, तेगुआर जनजाति है। इतने भयंकर तापमान का ये लोग सामना कर रहे होते हैं। देखिएगा, अद्भुत बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। 2016 में यहाँ पर दिसंबर में, 19 दिसंबर को 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी, अभी मैं कह रहा था कि मरुस्थल वो होते हैं जहाँ पर वर्षा नाम मात्र की होती है। बर्फबारी हुई है यहाँ, देखना, यहाँ मरुस्थल में बर्फ बरसे हैं। इसका मतलब आपको लगना चाहिए सर फिर क्या, बारिश तो हो रही है मरुस्थल में। अरे ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। कभी बरस गए आप तो क्या हो जाएगा। 37 साल बाद ये काम हुआ था, 37 साल बाद, यानी 37 साल बाद सहारा रेगिस्तान में बर्फ की वर्षा हुई थी। तो क्या खाक फर्क पड़ता है? इतने दिनों बाद बरसोगे आप, चाहे बर्फ पड़ो चाहे जैसे बरसो, जैसा मर्जी वैसा बरसो, हम पे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। और यहाँ ऐसे ही मौसम में जितनी बारिश होती है ना, जितनी बारिश होगी उतनी तेजी से वाष्पोत्सर्जन होकर तुरंत वो खत्म हो जाए, कुछ बचता ही नहीं है। यानी यहाँ भीषण बारिश की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बारिश होगी तब यहाँ के इस रूखे हुए दिल में हरा हरा सवेरा जगा सकती है। वो फिलहाल बहुत लंबी सोच है, बहुत बड़ी कल्पना है, जो कि संभव लगती नहीं इस जीवन में। आगे देखिएगा, मैं अभी यहाँ आपको जोड़े रखूँगा। सहारा मरुस्थल की विशेष पेशकश में आप जुड़े हुए हैं। बद्दू जनजाति आपको मिली है, यहाँ आपको ऊँट का नज़ारा मिलेगा। ऊँट का सफ़र आप यहाँ कर सकते हैं। ऊँट आपको पता है रेगिस्तान का इसे जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भी ऐसा जानवर है जो विशेष परिस्थितियों में सामना करने के लिए तैयार होता है। अपने कुबड़ में पानी को संचित करने की इसके पास क्षमता होती है। इस विशेष शरीर के साथ इस विशेष सफ़र में आपको ऊँट की सवारी मिल सकती है। देखिएगा, सहारा मरुस्थल का ये हाल किसने किया है? हाल बड़ा बेहाल है इसका। ये हाल इसका किसने किया है? कौन है जिम्मेदार इसका? किसने बना दिया है सहारा मरुस्थल? तो बनाना का काम है कनारी नाम की ठंडी जलधारा का। याद रखिएगा, एक ठंडी जलधारा कुछ इस कदर ऐसे ऐसे बहती है। इसी की वजह से इस जलधारा का नाम भी मैं लिख रहा हूँ कनारी जलधारा, जो कि ठंडी है। कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी। इसी जलधारा की वजह से सहारा मरुस्थल का ये हाल हो गया है। सहारा मरुस्थल कई देशों में फैला हुआ है, कई देशों में। आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, 10 से 11 देशों में फैला हुआ है। और मैं उन देशों का नामकरण भी कर दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण देशों का, और याद करना भी आसान है। मोरक्को माँ से है, मारतानिया माँ से है, यानी इसका नामकरण देखो माँ से है। मोरक्को, मारतानिया,
इस तरीके से जब आप भी किसी भी चीज को बनाएंगे तो आराम से याद कर जाएंगे। मोरक्को, मारतानिया, माली, देखना आगे दिखेगा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, आप सब में देखो या आएगा लास्ट में, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये तो 6 तो ऐसे ही हमें याद हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपको मिलेगा चाड, आपको मिलेगा नाइजर, चाड, नाइजर, मिस्र, आदि देशों में हमारे सहारा मरुस्थल का विस्तार आपको मिलेगा। बहुत बड़ा मरुस्थल इन महत्वपूर्ण देशों में फैला हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव आप बेहतर ढंग से करने वाले स्टूडेंट साथी हैं, आप बेहतर ढंग से अपने चुनाव को संपादित कर सकते हैं। इतने देशों का नामकरण, अगर आप इतने देशों का नाम याद रहेगा तो आपसे फिर एग्जामिनर गलती नहीं करवा सकता, आपको पूरी बातें पहले से ही पता है। देखिएगा, तो हम लोग सहारा मरुस्थल के बारे में जान चुके हैं, कवद्दू जनजाति है, ठंडी है, क्यों है, सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिएगा साउथ अफ्रीका की। यहाँ आपको एक देश मिलेगा नामीबिया, यहाँ आपको एक देश मिलेगा बोत्सवाना, और ये देश आपका है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक मरुस्थल कुछ इस तरीके से फैला मिलेगा जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में है तो याद कर सकते हैं, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना और आपका है दक्षिणी अफ्रीका। इन देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। किसके लिए फेमस है तो यहाँ एक विशेष प्रकार की जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन। याद रखेंगे आप, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है तो कालाहारी मरुस्थल में एक विशेष जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल किसके लिए फेमस है, शुतुरमुर्ग के लिए। शुतुरमुर्ग भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, सबसे बड़े अंडा देने वाला है, आपको जानकारी है इस बारे में। शुतुरमुर्ग आपको कहाँ मिलेगा तो कालाहारी मरुस्थल में आपको शुतुरमुर्ग मिल जाएंगे, और बुशमैन नाम की जनजाति आपको यहाँ मिल जाएगी। जहाँ नामीबिया की बात है, नामीबिया यहाँ मैंने बताया हुआ है, नामीबिया में एक और मरुस्थल मिल जाएगा, मैं उसको अलग से लिख दे रहा हूँ, नामिब मरुस्थल। ये कहाँ मिलेगा, सीधा सीधा नाम याद रखेंगे, नामीबिया में मिलेगा नामिब। और नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल ये मिलेगा इरिट्रिया और सोमालिया, इरिट्रिया, सूडान और कुछ हिस्सा इसका आपको मिल जाएगा सोमालिया में। तो नूबियन मरुस्थल इरिट्रिया, सूडान, सोमालिया जैसे देशों में फैला हुआ है नूबियन मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल। और सबसे बड़ी बात हुई है सहारा मरुस्थल की, ये ज़्यादा खासकर आपके लिए रहा, और हम लोग इन मरुस्थलों के बारे में जान रहे हैं, और हम अभी भी अफ्रीका महाद्वीप पर अपना दृष्टिकोण बनाए रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अफ्रीका महाद्वीप की अद्भुत पेशकश जारी रहेगी। अभी फिलहाल आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि कौन सा मरुस्थल इंपॉर्टेंट था, जिसमें सबसे पहली बात देखना, अभी तक जो निष्कर्ष निकाला गया इस क्लास का कुछ बहुत खास नहीं है। सोचा जाए तो हमें याद हो चुका है। पर्वत की बात करें तो एटलस खास था, मरुस्थल की बात करें तो सहारा खास था, और अगर पठार की बात करेंगे तो कटंगा प्रमुख था। इसका मतलब यह हुआ कि हम 3 महत्वपूर्ण चीजों को जानें, और इनसे ज्यादातर प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे तो हम विशेष ढंग से अवगत हो सकते हैं। तो हमें एटलस याद होना चाहिए, हाल में हमें कुछ और पर्वतों की बात हुई है, हमें किलिमंजारो याद होना चाहिए, अन्य तमाम पर्वतों की हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाई। लेकिन हम जहां बात कर रहे हैं कुछ खास पेशकश में, मरुस्थल का अगर निचोड़ देखा जाए तो सब कुछ सहारा के पास आया कि नहीं आया। सहारा सबसे बड़ा था, भारत का 2 गुना था, बड़े तापमान यहाँ मिलेंगे आपको, बद्दू जनजात मिलेगी, तेगुआर जनजात मिलेगी, और कालाहारी मरुस्थल चले जाओगे तो बुशमैन मिलेगी। एक ऊपर का मरुस्थल, एक नीचे का, एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत छोटे एरिया में। तो ऐसे मरुस्थलों पर चर्चा हुई। देखना जरा, अगर हम इसी मैप की बात कर रहे थे तो आप ध्यान देंगे तो ऊपर से तो कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा जो नासिर झील से होकर जाएगी, आगे झील का क्लास आएगी तो नासिर झील से जाएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा जाएगी। कर्क रेखा के बाद यहां भूमध्य रेखा आपको मिलेगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरा इसी महाद्वीप से गुजर जाती है मकर रेखा, मकर रेखा भी क्लियर है ना। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। अद्भुत बात है और बेहतर संयोग है। और एक बात ध्यान देना, जहां ये वाला हिस्सा आपको पता है उष्ण कटिबंधीय होता है, ये पूरा मामला कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा, उष्ण
कटिबंधीय। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य घुमा फिरा के यहीं अपना सफर जारी रखता है। अधिकतम जाने की सीमा उत्तर में सूर्य की ये है, अधिकतम दक्षिण में जाने की सूर्य की सीमा ये है। तो इसका मतलब उत्तरायण या दक्षिणायन होने की सीमा यही, जिसे आप संक्रांति कहते हो, यही तो है। इससे ज़्यादा सूर्य कहीं जाता ही नहीं है। इसका मतलब पूरा सफर यही है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है फिलहाल, ज़्यादातर हिस्सा। तो यहाँ पर ज़्यादातर कौन से घास के मैदान बनेंगे, जरा बताना हमें। आपको मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अवगत कराते समय ये बात बोला है, जहां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे उन्हें हम संयुक्त रूप से सवाना घास के मैदान कह सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक घास के मैदान उष्ण होंगे, इसलिए यहाँ के जो घास के मैदान होंगे फिलहाल उसे हम सवाना घास के मैदान बोलेंगे। सवाना घास के मैदान ये कैसे होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये उष्ण कटिबंधीय होते हैं, उष्ण कटिबंधीय। लेकिन आप जैसे दक्षिणी में चले जाओगे तो कुछ एरिया नीचे ऐसा भी है, मकर रेखा के बाद वाला हिस्सा है, जहां आपको साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। यहां ऐसा मामला नहीं है, ये शीतोष्ण देश होगा। कैसा होगा? शीतोष्ण। यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है ना तो ज़्यादा ठंडक है। शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर एक घास का मैदान आपको मिलेगा जिसका नाम है वेल्ड। एग्जामिनर ने खूब पूछा बेल्ट घास का मैदान कहाँ मिलेगा? कहिए सर दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा। किसके लिए फेमस है? मक्का के लिए, मक्का के लिए, इसलिए इसे मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। मक्का त्रिभुज किस घास के मैदान को कहा जाता है? तो कहिएगा बेल्ट। ये बात हमने कतई नहीं कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। सबसे ज़्यादा मक्का आपको अमेरिका में मिलेगा। फिलहाल मक्का की पेटी अमेरिका को कहा जाता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ ये जो घास का मैदान है जिसे बेल्ट कहते हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में या इस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे मक्का त्रिभुज कहते हैं। ये बात एग्जामिनर आपसे कभी भी किसी भी हाल में किसी भी सूरत में पूछ सकता है। क्लियर है? तो जहां इन तमाम रूपरेखाओं से आप जुड़ेंगे, आप आगे चल करके देखेंगे इसी भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटेगी। लीजिए आगे आने वाली पेशकश की बात कर रहे हैं। कांगो नदी, इसे जायरे कहेंगे, जायरे नदी 2 बार काटेगी। जो अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं, तो रोचक बातों को छोड़ करके जाऊंगा जिससे आपको ये लगे कि आगे आने वाले एपिसोड में हमें क्या मिलना है और किससे मिलना है। बहुत कुछ मिलने वाला है और अभी फिलहाल समझिएगा। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो जो कि आपको दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगी, ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी। मकर रेखा को 2 बार काटेगी। आपके मन मस्तिष्क में होगा सर कर्क रेखा को कौन काटती है 2 बार? तो आपके भारत में मिलेगी जिसका नाम है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, आपके भारत में मिलेगी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कांगो या जायरे है, और मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी देखने वाले हैं आप, जिसका नाम है नील नदी, और वो किस झील से निकलेगी? जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया नाम का झील मिला है, विक्टोरिया नाम की राजधानी हो गई, और विक्टोरिया नाम का झरना मिलेगा आपको। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू होना बाकी है, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की बिसात अभी लानी बाकी है। फिलहाल ये जो पेशकश थी, इसमें ज़्यादा अटैच करने का मतलब ये है कि आपके मन मस्तिष्क के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना, जबकि मैं ऐसा चाहता नहीं। मेरा पूरा फोकस इस पर है कि एक बार पढ़ना है ना, फिर नहीं पढ़ना है। मेरा पूरा दायित्व यही है कि एक बार पढ़ना है फिर नहीं पढ़ना है। इसलिए पेशकश यहीं छोड़े जाते हैं। इसलिए अगले एपिसोड का आपको इंतजार करना होगा, जहां आपको झील मिलेंगी, जहां आपको नदियां मिलेंगी, पर्वत, पठार, मरुस्थल, इनसे आप रूबरू हो चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को भी आपने जाना है। बुशमैन को देखा, बद्दू को देखा, हाउसा को देखा, फुलानी को देखा। इसका मतलब हमने जनजाति पढ़ लिया। हमने हार्न ऑफ अफ्रीका देखा। इसका मतलब हमने पशुपालक करने वाले यानी पशुपालन करने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बारे में जानकारी हासिल कर ली। हार्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो हम बहुत कुछ स्पेशल लेकर के आए थे जो आपके साथ जोड़ चुके हैं, और हम विश्वास करते हैं कि ये कंटेंट आप बेहतर समझ पाए होंगे। अगर फिलहाल ऐसा हो गया है तो आपका काम यही पूरा होता है, और हम अब आपसे विदा लेना चाहते हैं, और अब मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा, मेहनत लगातार करिएगा,
मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।